हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जो वीडियोज है आपको देर से मिल रही है, बट क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरी है। दैट्स वाई आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। आप बस कोऑपरेट करिए। और आज आपका गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लंबा समय हो गया, एक्चुअली 10 डेज। उसके बाद मैं ये लेक्चर सीरीज बना पा रहा हूँ। एक्चुअली आई एम रियली बिजी। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आंसर राइटिंग करना पड़ता है, बिकॉज आपको ही पता है जब मीन्स का फेज आता है तो काफ़ी एक्सटेंसिव राइटिंग करने की ज़रूरत होती है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो वही फेज अभी हमारा चल रहा है। तो ऐसे में हमें टाइम नहीं मिल पाती, आपको बिलीव नहीं होगा। आई स्टडी 16-17 आवर्स डेली बेसिस, टेस्ट देना, रिवाइज करना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है साइमल्टेनियसली। और उसमें आपके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। दैट्स वाई आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। और हो सकता है ये इश्यूज हमारे मेंस एग्जामिनेशन तक चले। बस वही है कि कॉपरेट करिए। हालांकि मैंने आपको गवर्नेंस के बारे में बताया भी था कि जो भी लेक्चर सीरीज है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज उसे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास है। तो देखते हैं कहाँ तक हम चलते हैं। उम्मीद है कि आज टोटल गवर्नेंस टॉपिक खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपने रिस्पॉन्स दे सकते हो। आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। बस आप भी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए भी सफलता की अहमियत होनी चाहिए और अल्टीमेटली आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मेहनत अपनी सच्चाई और लगन, सत्य और निष्ठा के साथ आप करिएगा, जाहिर सी बात है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होती। बस अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति विश्वास रखिए कि हाँ, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए ही कर रहे हैं। बिकॉज आप अपना वेलफेयर खुद करोगे। ठीक है, तो आप अपना वेलफेयर कैसे करोगे? जब अपने सही समय का उपयोग सही तरीके से करोगे। बिकॉज टाइम का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और जिसने टाइम के इंपॉर्टेंस को समझ लिया डेफिनेटली उसके लिए हर चीज का महत्व तो समझ आने लगता है, और आप अपने समय को सदुपयोग तरीके से निभा पाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और बस आप अपनी मेहनत करते रहिए। लेट्स स्टार्ट। हमने रोल ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में देखा था, और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे आप और हम जिसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिविल सर्वेंट्स का ही वो टैग है। और सिविल सर्वेंट्स में मैंने आपको बताया था नॉट ओनली द सेंट्रल लेवल ऑफिशियल्स, बल्कि स्टेट लेवल ऑफिशियल्स भी शामिल होते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। और सिविल सर्विसेज का रोल है कि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, स्कीम्स इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, स्कीम्स मॉनिटर करवाना, साथ ही साथ पॉलिसी एडवाइजिंग करना। ठीक है, ये सब कुछ इश्यूज हमने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके आर्टिकल 312 है, ये तो आपको याद ही रहने चाहिए। आर्टिकल 312 जो हमने आपको बताया भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज की संख्या कितनी है, वो कौन कौन से हैं, इसके प्रति आप भली भांति वाकिफ होगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं दैट गवर्न द सिविल सर्विसेज। अलग से गवर्नमेंट भी रूल्स लेकर आती है। जैसे कैडर रूल्स की बात करें तो वो भी चलता है। एक तो आपका डेपुटेशन वाला इश्यू जो मुद्दा में अभी नज़र आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रोवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन, उतनी ज़्यादा संख्या नहीं है जो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इसलिए उसमें कुछ बदलाव करने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी, ताकि वो जितने ऑफिसर्स चाहिए उनको, ठीक है, सेंट्रल डेपुटेशन के लिए वो एसेस कर पाए। सेंट्रल डेपुटेशन मतलब समझते हो? जैसे अभी क्या होता है कि आप लेट से कि यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, और फिर आपको एक स्टेट मिलता है, उस स्टेट में आपकी सर्विसेज होती है। ठीक है, स्टेट कैडर जिसको कहते हैं।
अब वो स्टेट कैडर आपका होम स्टेट भी हो सकता है, होम स्टेट नहीं भी हो सकता। ये कोई राइट नहीं है कि आपको होम स्टेट ही मिलेगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोविजंस उसके पीछे होते हैं जिसके आधार पर होम कैडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। बट आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ स्टेट को ही ज़रूरत होती है आईएएस ऑफिसर्स या फिर जो भी आपके सेंट्रल ऑफिशियल्स हैं। स्टेट को भी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो ज़रूरत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाना होता है, मॉनिटर करना होता है पॉलिसी, साथ ही साथ प्रॉपर एडवाइजरी की ज़रूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, बजट बनाए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उनको ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उनको ऑफिशियल्स नहीं मिल पाते हैं तो उनकी गवर्नेंस पर असर पड़ सकता है। लेकिन एक बात ये भी आप जान लो कि कोई ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल लेवल पर जो डेपुटेशन बुलाया जाए ऑफिशियल्स को, वो ऑफिसर्स की कमी के कारण बुलाए जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि पनिशमेंट के लिए भी बुलाए जा सकते हैं, ये बात भी है। ठीक है, ये आओ मेरे पास, उसके बाद हम आपको बताते हैं ऐसे वाला कुछ फिलोसफी। और रिसेंट आपका जो इशू देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में, आपने देखा भी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर पर निगरानी रखिए, न्यूज़ देखिए, कौन से न्यूज़ देखने चाहिए ये भी एक बड़ा डाउटफुल वाली चीज़ें हैं। लेकिन द प्रिंट आपको मैंने बार बार यूट्यूब पे जो वीडियो जाती है मैंने रिकमेंड भी किया है, उसको आप देख सकते हो। और कभी कभी जो डिबेट डीडी न्यूज़ पर आते हैं उस पर भी आप देख सकते हो, वहाँ थोड़ा सा न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो ऐसे में आप उन सब चीज़ों को देखोगे तो आपकी जो पर्सपेक्टिव है और बनेगी, बिकॉज सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा डिबेट और थोड़ा थोड़ा थिंकिंग, थोड़ा थोड़ा साइडलाइन नॉलेज भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ब्रॉडर डायमेंशंस हम समझ सके किसी भी इश्यूज के बारे में। तो यहाँ तक हमने देखा, चलो ज़्यादा ही हमने बोल दिया, हालांकि हमने मुद्दे पर अभी तक पहुँचा नहीं, अभी हमें और अंदर जाना है। तो और हमने क्या क्या देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, किस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब सिविल सर्वेंट्स हैं तो भाई साहब इनका काम है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अगर पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट हो पाती है तो जाहिर सी बात है जनता का ट्रस्ट बनता है, जनता का ट्रस्ट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, जनता जो है फिर से अच्छे ऑफिशियल्स या फिर जो आपके नेतागण है उसको चुन सकते हैं। उसी प्रकार से ये है जो आपके इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, जो इलेक्शन सब कंडक्ट करवाते हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। अब सिविल सर्विसेज वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बना के रखती है, अपनी सत्य और निष्ठा बना के रखती है, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन जो है फ्री फेयर होगा और जनता जो है उनकी जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी के प्रति मजबूत होगी। तो यही सब बातें होती है, और भी एग्जांपल दे सकते हो, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इन सब में जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इनका काम इम्प्लीमेंटेशन का होता है, एग्जीक्यूशन का होता है। तो एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन अगर बढ़िया से होती है तो पॉलिसी जो बनाई गई हैं उसका आउटकम भी अच्छा होगा। ठीक है, अब कोई डाटा लेट से कि क्रिएट करने की ड्यूटी दी गई किसी ऑफिशियल को, मान लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लेट से कि फिर से कंडक्ट कराने का चला। अब पता चला डाटा जो इंटर किए जा रहे हैं वो करेक्ट डाटा नहीं है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो की जानी चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं फॉलो की गई। तो ऐसे में क्या होगा, जो बेनिफिशियरीज के लिस्ट होंगे, है ना, वो वेग आ सकते हैं, घुस्ट बेनिफिशियरी आ सकता है। तो ऐसे में बताओ जो इंपॉर्टेंट पुअर सेक्शंस हैं जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिनको पीडीएस के अंतर्गत अनाज मिलने चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, तो ऐसे में वो उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम है रिड्यूस हंगर पॉवर्टी, ये सब जो चीज़ें होती है, प्रमोटिंग इंक्लूसिव सोसाइटी, जस्टिस, ये सब में दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये बात है, तो ये सब हमने आपको बताया। उसके बाद देख लो सिविल सर्विसेज एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर गुड गवर्नेंस। उसके बाद ये अच्छे से याद रखना, एक बात हमने आपको बतानी थी, हाँ, ये सब जो कीवर्ड है ना, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको गवर्नेंस में चिपकाना है आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे
आप क्या करो ना, जब मैगजीन पढ़ते हो, चाहे विजन आईएएस में तो मैं जो कीवर्ड्स है उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड दिए रहते हैं, तो उन कीवर्ड्स को आप लिस्ट बना लो या फिर आप पीडीएफ में सेव कर लो, सिर्फ कीवर्ड। और कीवर्ड का मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो बार बार उस कीवर्ड को रिवीजन करते रहोगे तो अल्टीमेटली वो कीवर्ड आपके मुख पर आ जाएंगे, यानी कि माउथ पर आ जाएंगी, और जब भी आंसर राइटिंग करोगे वो कीवर्ड आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और कीवर्ड अच्छा था मतलब मार्क्स अच्छा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कीवर्ड एंड मार्क्स ऐसे हो जाती है कभी कभी, तो ये बात है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल आपको याद रखने के लिए बोला था, 2G केस, कोल माइनिंग एंड स्कैंडल्स। ठीक है, ये सब क्यों हुई? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी के फेल्यूर के कारण। उसके बाद क्या इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे रोबस्ट मैकेनिज्म विजिलेंस का। उसके बाद ई ऑफिस, और ई ऑफिस क्या है हमने आपको बता दिया, जो भी मिनिस्ट्री सबके वर्क है उसको डिजिटली वे में प्रमोट किया जाए, ई ऑफिस है। प्रमोटिंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी कि क्विक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो। उसके बाद मिड करियर ट्रेनिंग, यानी कि जो भी आपका पोजीशन आ गया है, कोई पोस्ट ऑक्युपाई किया है व्यक्ति, अब बीच बीच में उनका ट्रेनिंग इंश्योर हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, मॉडर्न ट्रेनिंग हो। और उसके लिए मिशन कर्मयोगी जो हम आगे देखने वाले हैं। क्या रोल प्ले करते हैं सिविल सर्वेंट्स, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने अंदर समझ सकते हो। एडवाइजरी रोल होता है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, कि अगर गवर्नमेंट गिर भी गई फिर भी जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो गवर्नेंस को स्टेबल रखते हैं, सर्विस डिलीवरी करते रहते हैं। उसके बाद एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, डिस्चार्ज डेलीगेटेड फंक्शंस, वॉच डॉग्स, कंटिन्यूटी इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जनता से ये कम्युनिकेट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ठीक है, और जो समस्या है उनको पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचाते हैं। ये सब बात है। उसके बाद एलिमेंट्स या इश्यूज जो इंडियन सिविल सर्विस को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये बात है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है, आउटडेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, है ना, सदियों पुराने रूल्स चलते हैं। उसके बाद एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जगह जगह पर आ जाती है। उसके बाद रेड टेपिज्म, ये भी कीवर्ड है, एक अच्छा याद रखना, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब कीवर्ड है। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ डायनेमिज्म, डायनेमिज्म यानी कि जो आपके चेंज है ना, चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब सोसाइटी तो बदल रही है ना, कल्चर बदल रहा है, तो ऐसे में सिविल सर्वेंट्स को भी डायनेमिक होने की ज़रूरत है, ताकि जो नए नए चैलेंजेज उसको अच्छे से टैकल कर सके। और एक ये भी चलता है पोजीशन टू लेटरल एंट्री। उसके बाद हमने देखा था रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, की क्या क्या किए जाने चाहिए, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स मूव। एंड नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, सिविल सर्विसेज रिलेटेड इश्यूज जो न्यूज़ में रहते हैं। पहली बात तो कैडर इश्यूज फॉर सिविल सर्वेंट। कैडर इश्यूज मतलब समझते हो? कैडर के बारे में तो हमने आपको बता दिया था कि जब भी आप चुन के जाओगे तो बेसिकली आपको एक कैडर दे दिया जाता है। ठीक है, किसी स्टेट में आपने सुना भी होगा हरियाणा कैडर, यूपी कैडर, बिहार कैडर। इसका मतलब ये जो आपके सिविल सर्वेंट्स है वो बेसिकली बिहार में सर्व कर रहे हैं, या फिर यूपी कैडर, इसका मतलब ये जो सिविल सर्वेंट्स है ये यूपी में सर्व कर रहे हैं या फिर कर रहे थे। ठीक है, ये बात होती है। लेकिन ये जो कैडर अलॉटमेंट होता है डजेंट मीन कि आपके होम स्टेट में ही मिले, ये जो है आपके अदर स्टेट में मिल सकते हैं। हो सकता है आपका होम स्टेट बिहार है, बट आपको जो कैडर मिला है वो आपको हरियाणा का मिला है, ऐसे भी इश्यूज आ जाते हैं। तो कैडर मिलना, होम कैडर मिलना, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इसको आप क्लेम नहीं कर सकते। ये बेसिकली सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत गवर्न होती है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा भी था कि जो सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो चुन कर आते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है कि उनको वही कैडर मिले जो उनकी चॉइस है, या फिर ये उनके होम कैडर में, होम स्टेट के कैडर मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये भी कहा कि जब सिलेक्शन नहीं होता है सिविल सर्वेंट्स का, तो उससे पहले वो बोलते हैं कि हमें कोई भी कैडर मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पब्लिक सेवा करनी है कैसे भी, कहीं भी। लेकिन बाद में जब ये चुन कर आते हैं तो फिर होम कैडर बोलते हैं। तो अभी प्रेजेंट कैडर पॉलिसी क्या है उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट जो है उन्होंने न्यू सिविल सर्वेंट कैडर एलोकेशन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने का फैसला लिया था, जो आपका CAC 2017 के बाद से लागू होने का प्लान था। CAC यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017। ठीक है,
और ये जो आपके ऑर्डर इशू किए गए थे, इसका एम क्या था कि जो आपके देश की ब्यूरोक्रेटिक नेशनल इंटीग्रेशन है उसको मजबूत किया जाए। और इसके तहत आपका क्या होने वाला है कि जो ऑफिशियल्स होंगे उनको बेसिकली अपने जोनल प्रेफरेंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, है ना। एक जोन बेसिकली यूँ कह सकते हो कि जैसे आप ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इसमें कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स आएंगे, इसमें आप बोलोगे कि हाँ हम यहाँ जाना चाहते हैं, या फिर वेस्टर्न जोन तो हम यहाँ जाना चाहते हैं। तो ये बात हो गई, रेदर देन देयर कैडर चॉइसेस कि भाई साहब हम जो है हरियाणा में ही जाना चाहते हैं, हम जो है यूपी में ही जाना चाहते हैं, ये नहीं। और क्या बोली गई जजमेंट में, तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये ध्यान रखना है आपको कि जो एलोकेशन ऑफ कैडर है इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी कि जो कैंडिडेट चुन कर आएंगे, उनको अधिकार है कि वो आईएएस के रूप में अपॉइंट तो हो सकते हैं, उनको अगर अच्छा स्कोर आया है, वो एलिजिबल आईएएस के लिए, तो वो आईएएस के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उनके चॉइस का या उनके होम स्टेट का कैडर मिले, ये उनका अधिकार नहीं है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट, क्या महत्वपूर्णता है, तो पहली बात तो यही महत्वपूर्णता आएगी कि जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। ऐसा नहीं कि होम कैडर या फिर स्पेसिफिक कैडर की रट लगाए रखे हैं, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद हम देखते हैं चेंजेज इन द आईएएस कैडर रूल, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया टू द आईएएस कैडर रूल, जो मैं आपको बोल रहा था। एक तो आपका संविधान में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा आपका आईएएस कैडर रूल्स 1954 है, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशंस करने का प्रयास किया टू द आईएएस कैडर रूल 1954। एंड क्यों ये मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया, बिकॉज आप भी देखोगे कि जो आईएएस ऑफिसर चूज किए जाते हैं सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, सेंट्रल डेपुटेशन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली आईएएस ऑफिसर जो स्टेट में सर्व कर रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है टू सर्व एट द यूनियन लेवल। लेकिन पता चला कि आईएएस ऑफिसर्स जो सेंट्रल डेपुटेशन के लिए चूज किए जा रहे हैं उसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, एग्जांपल यूज करना है आपको, 309 इन 2011, यानी कि 2011 में 309 ऑफिसर्स चूज किए गए थे सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, और 2021 में देखो 223। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा संख्या की कमी हो गई। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक नियम है, नियम यह है कि अगर आपको सेंट्रल डेपुटेशन पर किसी आईएएस ऑफिसर्स को बुलाना है, तो पहली बात तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उससे मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास भी ऑफिसर्स की कमी है, इसीलिए हम जो है नहीं भेज सकते, हम जो है कम ही भेजेंगे। तो ये सब इश्यूज चलती है, जबकि जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स की वो बढ़ी थी, जैसे 2014 में 621 और 2021 में 1130। लेकिन एक तो एक तरफ टोटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आपका आईएएस ऑफिसर्स का, और दूसरी तरफ जो है सेंट्रल डेपुटेशन में कमी आ रही है, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी यही चिंता है कि जितना हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए आईएएस ऑफिसर्स की, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व रिक्वायरमेंट, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे, या फिर जो स्टेट है ना वो बेसिकली वो ऑफिसर्स हमें उतनी संख्या में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, जिसके कारण आपका पर्सोनल का शॉर्टेज हो रहा है सेंट्रल लेवल पर फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऐसे में क्या होता है कि लेट से कि कोई पद वैकेंट है सेंट्रल लेवल पर, तो वो फिलअप नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफिसर्स की कमी है, ठीक है। अब कोई नया पोस्ट क्रिएट कर दिया, अब उसमें ऑफिशियल्स की ज़रूरत है। अब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स कहाँ से वो जो नया पोस्ट है वो फिलअप हो जाएगा। साथ ही साथ जब काम काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे बजट का समय है, तो काफ़ी कंसल्टेशंस, काफ़ी ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस दौरान भी ऑफिशियल्स की कमी हो जाएगी, तो प्रॉपर पॉलिसी सजेशन सब नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे इशू चलते हैं। तो ये सब मैं आपको साइडलाइन बातें बता रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ ऑफिशियल्स जो सेंटर डिमांड करती है द सेंट्रल डेपुटेशन। ये बात हो गई।
अब चलो कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या स्टेप्स लिए गए। तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है, डीओपीटी के बारे में तो आप भली भांति वाकिफ हो गए, ठीक है। उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा सारे स्टेट्स को और एक फीडबैक मांगने का प्रयास किया कि भाई साहब आप लोग बताओ कि हम जो है रूल 6 ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 को चेंज करने का प्रयास करते हैं या फिर चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अपने फीडबैक दीजिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये करने का प्रयास कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कि जैसे अभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत है ऑफिशियल्स की, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि हमें 10 आईएएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, सेंट्रल डेपुटेशन और भेजिए। अब जो है बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के ऑफिसर्स सेंट्रल लेवल पर नहीं जा पाएंगे, ये बेसिकली नियम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब जब ये नियम है तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉपर नंबर ऑफ ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे, इसलिए क्यों ना इस रूल को ही चेंज कर दे जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है, तो जाहिर सी बात है स्टेट इसमें अपोजिशन करेंगे ही करेंगे। तो पहला बात तो ये है कि जब ये जो प्रपोज की गई है चेंजेस, इसमें स्टेट का कोई कंसल्टेशन नहीं होगा, यानी कि स्टेट से कोई कंसल्टेशन नहीं की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत ये होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना ऑफिशियल्स की ज़रूरत है पार्टिकुलर स्टेट से फॉर डेपुटेशन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, उतना स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लो, द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक सच ए नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल फॉर डेपुटेशन एज द सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व रिक्वायर्स। अगर 10 की ज़रूरत है तो 10 प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर 20 की ज़रूरत है तो 20 को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक ये मुद्दा निकल कर आता है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। अब ये भी एक मज़ेदार वाली बात है। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, फेडरलिज्म डील्स विद द व्हाट, इट डील्स विद द डिवोल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। अब हमारे देश में तो फेडरलिज्म है और फेडरलिज्म के ऊपर हमने तो लेक्चर भी बना कर रखा है, आप देख सकते हो फेडरलिज्म के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरलिज्म में पावर जो डिवॉल्व की जाती है वो संविधान की तरफ से, इसलिए आप देखते होंगे शेड्यूल 7 में क्या है, पावर डिवोल्यूशन। किसके किसके बीच, सेंटर को भी पावर दिया गया है सब्जेक्ट मैटर पर और स्टेट को भी पावर दिया गया है सब्जेक्ट मैटर पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म आ जाएगा। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनते हो, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म सुनते हो, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म भी आप सुन लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच टसल आ जाएंगी। और ये कीवर्ड याद रखना, कन्फ्रंटेशनल, कोऑपरेटिव, कम्पिटिटिव और 4-5 गो आप कीवर्ड जोड़ के उसके साथ आगे फेडरलिज्म लगा दो, मज़ेदार कीवर्ड बनेगा आपका, ठीक है। तो प्लेइंग विद द कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए जैसे इंक्लूसिव, एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंक्लूसिव जस्टिस, इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव सोसाइटी, और क्या क्या निकलता है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव जस्टिस, इंक्लूसिव वेलफेयर, ऐसे आप यूज करो, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद देखो लो मॉरल एमंग आईएएस ऑफिशियल्स, अगर ये रूल पास हो जाती है तो जो मॉरलिटी है ये मतलब ऑल इंडिया सर्विस ऑफिशियल्स की वो लो हो जाएंगी, बिकॉज कभी भी उनको बुलाया जा सकता है, देयर विल नो इंडिपेंडेंसी, ठीक है, सिक्योरिटी और मॉरल। क्योंकि अब पता है अब कोई भी आईएएस ऑफिसर्स आते हैं लेट से, या ऑल इंडिया सर्विसेज आते हैं, वो कैडर चुनते हैं कि वैसे हम यहाँ जाना चाहते हैं लेट से, या फिर हम जो है स्टेट में सर्व करना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया, तो उनका जो भी सपना था वो सपना टूट जाएगा, मॉडल टूट जाएगा, ये सब बात होता है। उसके बाद अगेंस्ट द ऑफिशियल्स विल डेपुटेशन टू द सेंटर, यानी कि ऑफिशियल चाहे या ना चाहे डेपुटेशन उनका होना पड़ेगा अगर उस ऑफिशियल्स की ज़रूरत है तो ये बात है। और ये भी एक आरोप लगता है कि जो भी आपके डेपुटेशन किए जाते हैं सेंटर लेवल पर, कुछ ऐसे डेपुटेशंस हैं जो पनिशमेंट पोस्ट के रूप में किए जाते हैं, यानी कि एज ए पनिशमेंट। जैसे ये मुद्दा आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। और साथ ही साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने का कोशिश करिएगा, स्टेट में रिड्यूस द नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हायर्ड। क्यों?
बिकॉज अभी क्या होता है कि आप देखते हो, जैसे बिहार में ही अगर हम बात करें तो जो आपके डीएम बनते हैं या फिर एसडीएम बनते हैं, उसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर रखा है, वो बेसिकली उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होते हैं। उसके बाद जो सीट बचे वो बेसिकली जो स्टेट पीसीएस से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं उनको मिलते हैं। तो जब ये इश्यू आ जाएगी कि भाई साहब आईएएस ऑफिसर्स को अगर हम नियुक्त भी कर ले लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं, सेंटर कब इसको डेप्यूटी पर बुला ले, तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमारे स्टेट पीसीएस के ही ऑफिसर सही है, वो तो उनको तो डेप्यूटी पर नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि ये तो स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई कर कर आए हैं। तो ऐसे में नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर जो स्टेट हायर करेगा उसकी कमी हो सकती है। समझ में आया? ये चीज़ आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ जब ये चीज़ की कमी आएगी तो आईएएस कैडर जॉब्स की भी कमी हो सकती है, बिकॉज स्टेट डिमांड ही नहीं करेगा आईएएस ऑफिसर्स की, तो फिर नंबर ऑफ आईएएस कैडर जॉब्स की कमी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑटोनॉमी इफेक्ट हो जाता है, इट इज़ गो अगेंस्ट टू इंडियाज फेडरल पॉलिटी। उसके बाद मिसयूज बाय द सेंटर, सेंटर जो है मिसयूज कर सकती है ऑफिशियल्स का। उसके बाद देख सकते हो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज 4 अमेंडमेंट टू रूल 6 क्लाउज 1 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 डीलिंग विद डेपुटेशन। तो 4 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। और अभी जो एग्जिस्टिंग रूल है, एग्जिस्टिंग रूल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एग्जिस्टिंग रूल 6 क्लाउज 1, इसमें साफ साफ कहा जाता है कि जो आपके कैडर ऑफिसर्स है, ठीक है, लेट से आपका कोई स्पेसिफिक स्टेट है, उसमें कोई ऑफिशियल्स तैनात है, ठीक है, जैसे हरियाणा कैडर लेट से, तो कैडर ऑफिसर उसको डिप्यूट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। अब हरियाणा से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिप्यूट किया जा सकता है या फिर कोई दूसरे स्टेट या पीसी में डिप्यूट किया जा सकता है, ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ये नियम है, स्टेट गवर्नमेंट का सहमति लेना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो 4 नए जो चेंजेस किए जाएंगे उसमें क्या क्या होंगे। इसमें बेसिकली क्या होंगे कि जो स्टेट है उनको, इसके तहत बेसिकली ऐसे ऑफिशियल्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो स्टेट जो है उनका लिस्ट बेसिकली तैयार करेंगे, ठीक है, सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। और लेट से कि अगर डिसएग्रीमेंट हुआ कि भाई साहब नहीं हमें ये ऑफिसर्स को नहीं भेजना है, ठीक है, या फिर इतनी संख्या में ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है, लेट से डिसएग्रीमेंट आता है, तो जो सब्जेक्ट है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर देखिए सेंटर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और स्टेट को विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि विद इन ए गिवन टाइम पीरियड, सेंटर के जो भी फैसले निकल कर आते हैं उस फैसले पर मुहर लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेट से कि फैसला आया कि 10 ऑफिसर्स को भेजना है आपने, ठीक है, ये लिस्ट है तो भेजना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। उसके बाद द स्टेट मस्ट गिव इफेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन इन सर्टेन स्पेशल केस वेयर द सर्विसेज ऑफ कैडर ऑफिसर्स आर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो वही बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लेट से कि कुछ कैडर ऑफिसर्स की डिमांड की गई है तो वो भी फुलफिल करे जाएंगे स्टेट के द्वारा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट, क्या आप बता सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्टिव कीवर्ड है। अब हो सकता है इसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यानी या फिर पनिशमेंट के लिए यूज किए जाए, समझ में आए, वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन। एंड यहाँ पर आप देखिए कि अगर लेट से कि स्टेट गवर्नमेंट डिले करता है पोस्टिंग ए स्टेट कैडर ऑफिसर टू द सेंटर, यानी कि सेंट्रल डिपुटेशन में भेजने में डिले करता है या फिर ऑर्डर को या डिसीजन को नहीं मानता है विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो जो ऑफिसर है उसको ही हटा दिया जाएगा फ्रॉम द कैडर एज ऑफ द डेट स्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट से बोले गए कि 12 तारीख से इस ऑफिसर को हटा देना है, तो फिर उसके बाद वो हट जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, करंटली ऑफिसर्स मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। रिपरकशंस क्या आ सकते हैं, क्या इश्यू आ सकती है? एक तो लॉन्ग टर्म डैमेज होगा। लॉन्ग टर्म डैमेज क्या होगा कि जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनकी इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी एंड मोरल वो प्रभावित हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि जो स्टेट है वो फिर आईएएस ऑफिसर्स की लॉयलिटी पर डाउट करने लग सकते हैं, क्योंकि इनको लगेगा कि भाई साहब ये सेंटर के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि इनकी तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है नहीं, कभी भी बुलाया जा सकता है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, आईएएस कैडर पोस्ट को सेलेक्ट करना ही कम कर देंगे, कम ऑफिसर्स बेसिकली
चूज करेंगे फॉर IAS कैडर जो आपका UPSC की तरफ से आए होंगे। तो बेसिकली स्टेट पीसीएस ऑफिशियल्स को ज़्यादा चुना जाएगा, ये सब है। ठीक है, ये हमने देखा। आप कंक्लूजन में लिख सकते हो फेडरल सेटअप में, यानी कि फेडरल सोसाइटी, फेडरल पॉलिटी में डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स आते रहते हैं, नो डाउट, लेकिन ये सब जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको रिजोल्व किया जाए इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर से कीवर्ड आया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव मतलब क्या, सेंटर है, वेरियस स्टेट है, कोऑपरेटिव करके समस्या का समाधान निकालिए। आप हमें बताइए 2-3 इंस्टेंस है जहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हुआ है। एक तो GST आपने सुना भी होगा, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आप हमें बताइए जहाँ पर स्टेट का कोऑपरेशन के साथ चीज़ें को लागू किया गया है, नई पॉलिसी या लॉ लाए गए हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल आप बता सकते हो। तो ये हमने देखा। होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको ये समस्या का समाधान हो गया होगा। लेट्स मूव टू द मिड कैरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बेसिकली मिड कैरियर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या, कि लेट्स से कि कोई सिविल सर्वेंट्स इंटर करते हैं आफ्टर सिलेक्शन। अब जाहिर सी बात है वो ड्यूटी निभाएंगे। अब ड्यूटी निभाते निभाते अब बीच में ऐसा कोई पीरियड हो जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पर उनको जो भी मॉडर्न बदलाव हो रहे हैं, मॉडर्न गवर्नेंस आ रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी हो, ताकि वो जो है और अपने परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाए और मोर परफेक्ट बनाए। तो इसलिए ये जो नया कंसेप्ट है मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सिंपल से मतलब याद रखो कि आफ्टर एवरी फिक्स्ड पीरियड उन्होंने जो भी काम किए हैं उसका उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको टास्क दिया जाएगा, नेचर एंड एरिया ऑफ वर्क दिया जाएगा। तो ये बात है कि उन्होंने बेसिकली कार्य किया, जो भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब एक समय के बाद उनके परफॉर्मेंस एसेस कर लो। ये होता है कोई भी कंपनी, अच्छी सी कंपनी में भी अगर जाओगे तो वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस एसेस होता है, और उसके बाद प्रमोट होते हो आप हायर पद के लिए। ठीक है, बिकॉज जितने हायर पद पर जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए बेसिकली वो स्किल है ही नहीं, तो फिर अगर जिम्मेदारी दे दी गई तो फिर तो इफ़िशेंसी गड़बड़ हो जाएगा, गवर्नेंस का इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी बड़े पद मिलेंगे तो परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे, है कि नहीं है, ये सब बात है। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मिड करियर परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वो ये एफिशिएंसी एंड नॉलेज को बढ़ाता है। और इसमें क्या होगा, जो गुड हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट्स से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ये फिक्स किए जाएंगे कि भाई साहब ये स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स का अगर पालन हुआ है तो आप प्रमोट होगे। उसके बाद कंपिटेंसीज डेवलप करने में भी मदद करेगी। एंड रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में भी कमी आ सकती है, बिकॉज इनको फिक्स टारगेट दिए जाएंगे। कंटिन्यूस रिपोर्ट उनके परफॉर्मेंस का होगा कि भाई साहब अगर आप सही परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रमोशन नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचेंगे। साथ ही साथ इट वुड कंपेल ब्यूरोक्रेट टू पुट मोर डिलीजेंस टू स्कोर ए बेटर रिव्यू, कि आपको बेटर स्कोर मिले, बेटर परफॉर्मेंस स्टेटस मिले, तो आप अच्छा कार्य करो, इफ़िशिएंट तरीके से स्टैंडर्ड्स का पालन करो। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म आएगा इन द डिपार्टमेंट्स, एंड जो आपके इनएफिशिएंट कैंडिडेट्स हैं वो रिप्लेस होंगे विद द एफिशिएंट कैंडिडेट्स। सीधी सी बात है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा आता है लेटरल एंट्री इश्यू। लेटरल एंट्री इश्यू मतलब समझते हो, आसान चीज़ें, चलो बताते हैं। लेकिन पहले आप पानी वानी पी लो, हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक बार। तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं। अभी क्या होता है, अगर किसी को ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, पीटी पास करो, फिर मेंस लिखो, मेंस पास करो, फिर इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू पास करो। उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा उस स्कोर के बाद आपको सर्विसेज एलोकेट होंगे, ये नियम होता है। लेकिन क्या हो जब ये सारे मैकेनिज्म अलग करके एक नया मैकेनिज्म लाएं, जिसके तहत ये बोला जाए कि भाई साहब जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल टंच है, जिसने ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसको IAS ऑफिसर पर बैठा दो। ठीक है, तो ये जो हमने नया मैकेनिज्म बोला ये हो गया आपका लेटरल एंट्री, यानी कि कुछ सर्टेन एक्सपर्टीज या फिर आपके क्वालिटीज के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को लिया जाता है
गवर्नमेंट के हायर पोस्ट के लिए, तो वो आपका लेटरल एंट्री कहलाएगा। ठीक है। जैसे आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी सजेशन हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करना हो, तो जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो इन मुद्दे को अच्छे से डील कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बाहर से ऑफिसर्स को चुनते हैं और उनको इन हायर पोस्ट पर बिठाते हैं, ताकि एफिशिएंट पॉलिसी बने या फिर एफिशिएंट एडवाइस मिले गवर्नमेंट को। तो इसीलिए, हालांकि इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। सबसे पहला विरोध तो ब्यूरोक्रेसी की ही तरफ से आता है कि हम भाई साहब कम पड़ गए थे, जो आप बाहर से लेना शुरू कर दिए हो ऑफिसर्स को। ये सब मुद्दे निकल कर आते हैं, ठीक है। लेकिन हम उस एंगल से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि वेरियस कमिटीज़ ने क्या रिकमेंड किया है। वेरियस कमेटी ने क्या बोला है कि लेटरल एंट्री होना चाहिए। हाँ, कुछ कमिटीज़ ने बोले हैं, जैसे आप देख लो, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स या ग्रुप्स या कमिटीज रिगार्डिंग लेटरल एंट्री। फर्स्ट एआरसी में क्या बोला गया है, फर्स्ट एआरसी में साफ साफ रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस है ना, वो अब डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, मल्टीपल फंक्शंस गवर्नमेंट को परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, इन द सेंस की कम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी, सोशल कम्प्लेक्सिटीज, आप देख लो नए नए आपके सोशल फेनोमेना देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत अब पड़ गई है। तो ऐसे में वो स्पेशलाइजेशन कौन प्रोवाइड करेगा, लेटरल एंट्री की तरफ से प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग अच्छा हो, इसके लिए भी जैसे बोला भी जाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर ऐसे सच प्रोफेशनल सर्विसेज क्रिएट किए गए हैं। उसके बाद ये भी रिकमेंड किया गया था, सेलेक्टिंग सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल फ्रॉम ऑल रिलेवेंट सोर्सेस, यानी कि हो सकता है बाहर से भी अगर पर्सन को चुना जाए तो वो भी चुने जा सकते हैं। बस वही है कि आपके जो मैनेजमेंट है वर्क का, जो भी कार्य है उसमें एफिशिएंसी आए। उसके बाद प्रोवाइडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू टैलेंटेड पर्सनल, जो टैलेंटेड पर्सनल है वो हायर पोजीशन पर आ सके इन द सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के आधार पर। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम लेट से कि उन्होंने नहीं दी, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का। ठीक है, तो ऐसे में जब ये पार्टिकुलर सेक्टर में आएंगे तो अच्छा पॉलिसी सजेशन और अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डीपर नॉलेज ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट सेक्टर, उन सब के बारे में इनको आइडिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो सुरेंद्र नाथ कमेटी 2003 में, एज वेल एज होता कमेटी 2004 में रिकमेंड भी किया था डोमेन एक्सपर्ट का सिविल सर्विसेज में। डोमेन एक्सपर्ट यानी कि पार्टिकुलर डोमेन में उनका नॉलेज हो। ठीक है, 2005 में आपके सेकेंड एआरसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एआरसी आपको याद रखना है, उन्होंने रिकमेंड किया लेटरल एंट्री होना चाहिए बोथ एट सेंट्रल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो यहाँ आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी कमिटी सब है, चाहे फर्स्ट एआरसी है, सेकेंड एआरसी है, फिर सुरेंद्र नाथ कमेटी या होता कमेटी, उन सब ने बोला है कि भाई साहब लेटरल एंट्री होने चाहिए या फिर डोमेन एक्सपर्ट्स की एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसे में आप देख लो, अब मुद्दा यही है कि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव्स क्या होंगे, निगेटिव्स क्या होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई भी बाहरी या फिर आउटसाइडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल पद पर। आप देख लो, नंदन नीलेकनी साहब है, मोंटेक सिंह अहूवालिया है, विजय केलकर है, अरविंद सुब्रमण्यम है, रघुराम राजन आपने देखा है ना, जिन्होंने आरबीआई को लीड किया, और अब तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था एक्चुअली, आपको ही पता है, और उन्होंने आरबीआई को संभाला था, और उनके समय में बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स आए थे। तो ये सब आपके आउटसाइड द सर्विसेज लाए गए थे वेरियस कमिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव्स की कि हमें क्यों स्पेशलिस्ट या फिर डोमेन एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो पहली बात तो इनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। तो क्या
उस सेक्टर की समस्याएं हैं वो इनको भली भांति पता होगी, रियल चैलेंजेस क्या है, कैसे उसको डील करना है, कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, तो इनको अच्छा आइडिया होगा। ठीक है। और जो आपके फंक्शन से रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, टेक्निकल होते जा रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, तो कुछ जनरल नॉलेज रख कर अगर हम कोई ब्रॉडर लेवल पर पॉलिसी बनाएंगे तो हो सकता है वो बैकफायर कर जाए। इसीलिए हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की या फिर डोमेन एक्सपर्ट्स की या फिर आपके स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी बात है लैकिंग फील्ड नॉलेज। जो जनरलिस्ट है या फिर ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको फील्ड नॉलेज की बहुत कमी होती है। ठीक है। और ये बिकॉज ऑफ दैट इसका इफेक्ट पॉलिसी सब में भी देखने को मिल जाता है। अलॉन्ग विथ गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ सकती है बिकॉज सेक्टर स्पेशलिस्ट शुड बी इंडक्टेड इनटू द सिस्टम। लेट से कि कोई आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दो, ठीक है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के बढ़िया डिपार्टमेंट है उसमें भेज दो। अब कोई आपके क्लाइमेटिक एक्सपर्ट है तो उसको क्लाइमेट मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट भेज दो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का एक्सपर्ट डिपार्टमेंट भेज दो। अब किसी को इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं, अब पता चला कि हम जो है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा दिए पॉलिसी बनाने के लिए, तो उसका आउटकम तो आपको पता है क्या हो सकता है। उसके बाद फिल द ऑफिशियल वैकेंसी गैप। बहुत बार ऐसे होते हैं कि ऑफिशियल्स की कमी हो जाती है। अब ऑफिशियल्स की नियुक्ति में ये जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी समय लगता है। अब हायर पोजीशन में चुनना काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस रिसर्च अबाउट देयर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे में वैकेंसी रहती है, तो उन वैकेंसी को फिलअप करने के लिए लेटरल इंटरव्यू एक सहारा हो सकता है। जैसे आप देख लो मिनिस्ट्री पर्सोनल के अनुसार कंट्री शॉर्ट ऑफ नियरली 1500 IAS ऑफिसर, 1500 IAS ऑफिसर्स की कमी है। तो इसीलिए इस ऑफिशियल शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए बशवन कमेटी 2014 में बनाई गई थी। इन्होंने लेटरल इंटरव्यू की बात कही थी। उसके बाद एंट्री एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट इन गवर्नमेंट की लेटरल एंट्री के माध्यम से हो सकता है कि कोई नए नए टैलेंट एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में आए और बढ़िया से बढ़िया सजेशन दे। जैसे ये भी बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू 6th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट 2006 लेटरल एंट्री विल इंश्योर कि कोई आपके बेस्ट टैलेंट है उसको गवर्नमेंट सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इवन फॉर दोज पोजीशन दैट हैव हाई डिमांड एंड प्रीमियम इन द ओपन सेक्टर। लेकिन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, फील्ड एक्सपीरियंस की कमी होगी। अब ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कोई ज़रूरी तो नहीं कि फील्ड एक्सपीरियंस इनको होगा ही होगा, हो सकता है किताबी ज्ञान हो लेकिन फील्ड नॉलेज नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर लेट से कि आपके पास कितना भी नॉलेज है लेकिन अगर आपने कभी भी पब्लिक में कभी बोला नहीं है तो आप देखोगे कि आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन आप पब्लिक के सामने सही से बोल नहीं पाओगे, ये इशू रह हो जाती है। ठीक है। तो लैकिंग फील्ड एक्सपीरियंस। उसके बाद इश्यूज विथ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में समस्या आ सकती है बिकॉज जो आपके कैरियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एट द ग्राउंड लेवल देन द एक्सटर्नल टैलेंट। उसके बाद इंस्टेंसेस ऑफ फेल्यूर, यानी कि बहुत ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लेटरल एंट्री ने कोई ज़्यादा सक्सेसफुल, यूँ कह सकते हो ना, कि अचीवमेंट हासिल नहीं की। जैसे एग्जांपल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर विच ऑपरेटेड एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत, सब फेल हो गए। उसके बाद नॉन कंडीशिव में लीव, यूँ कहो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर से ही एंट्री लेकर आया जाए। ये भी तो हो सकता है कि जो आपके माहौल प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, उस माहौल के कारण भी जो ऑफिशियल्स है वो इंडिपेंडेंट इम्पार्शलिटी के आधार पर काम नहीं कर पाता हो। जैसे अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा होगा तो फिर कितना भी आप बाहर से एक्सपर्ट ले आओ, समस्या समाधान तो नहीं होने वाली ना। वही बात है, एटमॉस्फेयर कैसा है वो इफ़िशेंसी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब ये अब मिनिस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हो देश की इश्यूज़ को लेकर, तो ऐसे में जो ऑफिशियल्स होंगे वो भी अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से कार्य करेंगे। और अगर सजेशन लेने की बात है तो बहुत सारे कमिटी तो बैठ भी जाते हैं, है ना। कोई भी अगर आपको सजेशन लेना है, बढ़िया पॉलिसी बनानी है,
तो एक तो सिटीजन से फीडबैक ले लो, एक्सपर्ट्स का कमिटी बना लो, कमीशन बना लो, और वहाँ से आप सजेशन लो, क्या दिक्कत है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं इम्प्लीमेंट करना वो तो आपका काम है। उसके बाद मोटिवेटेड इंटरेस्ट, तो ये भी हो सकता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके डिफरेंट मोटिवेशन इंटरेस्ट हो सकता है अपने बेनिफिट के लिए वो जो है गवर्नेंस से छेड़छाड़ कर दे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने लगे, क्या भरोसा। हम लोग तो एथिक्स पर कर जाते हैं। अब एथिक्स का आइडिया है या नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का ही आइडिया है, क्या पता। उसके बाद इंटरनल टसल चलता है, ये हमने देखा। उसके बाद चैलेंजेज एसोसिएटेड विद लेटरल एंट्री, तो क्या चैलेंजेज है। तो पहला चैलेंज जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्यूरोक्रेसी से ही रेसिस्टेंस आ सकती है। पहला रेसिस्टेंस यही होगा, लैक ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स हैं वो बोलेंगे कि भाई साहब हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ वर्क में। तो ऐसे में क्या होगा, अल्टीमेटली गवर्नेंस विल बी अफेक्टेड, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकेगा एमंग द जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी एडॉप्टिंग टू हायरार्किकल वर्क कल्चर, जो आपके बाहर से आएंगे वो व्यक्ति, वो तो ओपन माइंड से काम करने के लिए आइडियलाइज्ड होंगे। ठीक है। लेकिन जब आपको भी पता है सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तो सिस्टम आपका हायरार्किकल वे में चलता है, कि अगर कुछ आपको नया भी करना है तो आपको परमिशन लेना है। ठीक है। कुछ आपको रिफॉर्म भी करना है तो आपको सजेशन परमिशन सब कुछ देने की ज़रूरत होती है, एक एक काम का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो हो सकता है अडेप्टेशन में दिक्कत हो, जो टेक्निकल लॉज हैं उन सब के बारे में आइडिया ना हो। और ये भी है कि एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स वो डिमोटिवेट हो सकते हैं, बिकॉज जो इनकी चांसेस थी टू एडवांस टू प्रमोट एट टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस, उनमें दिक्कतें आ जाएंगी। अब जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, अब अगर लेट से कि कोई यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो वो अपग्रेड होते 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 आपके कैबिनेट सेक्रेटरी तक भी जा सकते हैं, हाईएस्ट पद, डायरेक्ट पीएम से बात होगी। तो अगर लेटरल एंट्री के माध्यम से कोई दूसरा बंदा आ जाए तब डिमोटिवेशन होगा कि वैसे हमारा प्रमोशन जो है अटक गया, है कि नहीं। उसके बाद अब देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस ये हमने देखा, फिर रिजर्वेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिक्रूटमेंट। अब लेटरल एंट्री में ले तो लिए जाते हैं लेकिन किस ग्राउंड पर, क्या स्टैंडर्ड, क्या प्रोसीजर, क्या फ्रेमवर्क पता नहीं है। तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, कि अपने पर्पज़ के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसको इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे में सिस्टम पर निगेटिव असर पड़ सकता है। ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई साहब, इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग लीडरशिप फ्रॉम आउटसाइड, आप अंदर से ही सिस्टम को टंच करिए ना, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इनकरेज करे, नर्चर करे क्रिएटिविटी विद इन। अब क्रिएटिविटी लानी है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब ला सकते हैं आप, जो क्रिएटिविटी आती करें। और सजेशन अगर लेना ही है तो आप सजेशन के लिए कमिटी बैठा लो, कमिटी का रिकमेंडेशन मानिए, तो ये सब बात है। इसके बाद सॉल्यूशन इज नॉट लेटरल बट स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये भी है, जो सिविल सर्वेंट्स है उसका स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाए, कि पता चले कि उनकी क्या परफॉर्मेंस स्टेटस है। अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका प्रमोशन पर रोक लगाई जाए या फिर एक्शन लिया जाए। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट्स है, जो चुपचाप मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उनका प्रमोशन अच्छे से हो, टाइमली हो, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, विदाउट पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडियोलॉजी। उसके बाद वही है कि इंडियन सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म चाहिए, सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब तक रहेगा तो बाहर से सिस्टम में आप व्यक्ति को ले आइए या फिर अंदर से ही, तब तक आपका सिस्टम सही से एफिशिएंट तरीके से अच्छे गवर्नेंस के साथ नहीं परफॉर्म कर सकती। ठीक है। ये हमने देखा। तो गवर्नमेंट कैन कंसिडर लेटरल एंट्री फॉर सम मिशन मोड प्रोजेक्ट, कोई मिशन मोड प्रोजेक्ट, टाइम लिमिटेड प्रोजेक्ट चलाना है तब आप करिए। ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बात है। तो ये हमने देखा कि हमने यहाँ तक इश्यू समझ लिया, होप यू अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं सिविल सर्विसेज एंड कोविड-19। सिविल सर्विसेज और कोविड-19। कोविड-19 आपको पता है कितनी बड़ी समस्या लेकर आई थी। लॉकडाउन हुआ था, लोगों का मूवमेंट स्टक हो गया था, बहुत सारी मृत्यु हुई, खासकर सेकेंड कोविड वेव जब आया। और किस प्रकार से यूँ कह सकते हो कि सिस्टम फेल्यूर भी हमें देखने को मिली, जहाँ पर हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो एक्सपोज हो गया, कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी है, एलोंग विथ
हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे थे, एलोंग विथ जो गरीब है उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, एलोंग विथ जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए थी वो दवाइयाँ टाइमली नहीं मिल पा रही थी, दवाइयों की कमी हो गई थी। तो ये सब इश्यू आपने देखा। तो ये बात निकल कर आती है, क्या सिविल सर्वेंट्स ने कोविड-19 को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाया? ठीक है, क्या कोविड-19 का इतना घातक होना भारत में सिस्टमेटिक फेल्यूर था? तो ये सब प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है काफ़ी गहरा भारत पर हुआ, सोसाइटी के लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर, ठीक है, हर एक लेवल पर आप देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए बिकॉज देयर पेरेंट्स जो है उनकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ये सब समस्या निकल कर आई। तो ये है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए द वर्स्ट फेज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक एंड inadequate response in the government to the COVID crisis along with failure of bureaucracy at the central and state level। इसने कोविड-19 को और ज़्यादा बढ़ा दिया। सिस्टमेटिक फेल्यूर आप देख लो, एक तो ये कि जो रिसोर्सेज थे उसको यूटिलाइज करने में असमर्थ रह गए। जैसे ये कोविड क्राइसिस आई, फर्स्ट फेज में चलो उतनी ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन फर्स्ट फेज ने मौका तो दिया था कि आप अच्छे से ऑक्सीजन प्लांट सब सेटअप कर सकते हो, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं वो सब की अवेलेबिलिटी हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो सेकेंड फेज में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली उसकी कमी नहीं देखने को मिलती, बिकॉज अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट होता तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती और इतने डेथ नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये बात है, फेल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, अनप्लान्ड प्रिपरेशन टू कम्बेट कोविड-19 क्राइसिस, फेल टू डिलीवर, एंड दूसरा नेग्लेक्टिंग अप्रोच। नेग्लेक्टिंग अप्रोच यानी कि जैसे देखो, जो क्राउडेड अर्बन क्लस्टर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, अर्बन एरियाज में वैसे भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो हमें टारगेट करना चाहिए था, बिकॉज जितना ज़्यादा लोग क्लोजर थे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस थे, तो अर्बन एरियाज में चांसेस ज़्यादा थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर टारगेटिंग नहीं की गई और जिस कारण इन्फेक्शन हमें देखने को मिला। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, धारावी आपको याद होगा, जो आपका लार्जेस्ट अर्बन स्लम रीजन है मुंबई में, और वहाँ पर किस प्रकार से इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ती चली गई थी, और जब तक पता नहीं चला तब तक इसे नेग्लेक्ट ही किया गया था। उसके बाद कुम्बरसम प्रोसेस यानी कि कुछ ही महीने के भीतर भीतर न जाने कितने रूल्स रेगुलेशंस ला दिए गए, तो अल्टीमेटली सिटीजन को पालन करना मुश्किल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, यानी कि फर्स्ट कोविड-19 वेव जब आया था तो जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट पर आरोप लगाए कि ये सिर्फ मॉडलर्स और ब्यूरोक्रेट्स की सुन रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की नहीं सुन रहे, जबकि इन सब समस्या में क्या होगा कि भाई साहब जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ गई ना, तो उनकी सुनिए, कमेटी बनाई, कमीशन, उनके रिकमेंडेशंस, उन सब को पालन करिए, रेदर की ब्यूरोक्रेट्स और मॉडलर्स, बिकॉज जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है इन सब मुद्दे पर ज़्यादा अच्छे से सजेशन दे सकते थे। ये हमने देखा। उसके बाद कोविड-19 एंड ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो एक आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख सकते हो। तो ये सब जो अभी हमने देखा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नेगेटिव टोन लग रहा होगा कि हाँ हमारा जो सिस्टम है कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखा। अब चलो एक पॉजिटिव चीज़ बताते हैं। आपने भी सुना होगा एक डॉक्टर टर्न्ड ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर राजेंद्र वरुद, ये बेसिकली महाराष्ट्र के जो आपके नंदबार रीजन है उनके उस रीजन के कलेक्टर हैं, और उन्होंने बेसिकली ये इंश्योर किया कि उनके रीजन में एडिक्वेट मेडिकल ऑक्सीजन हो, हॉस्पिटल बेड्स हो, आइसोलेशन वार्ड्स हो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, और वेल प्लान्ड वैक्सीनेशन ड्राइव विद इन टाइम पीरियड इन्होंने करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी दिखाई। लेकिन यही इंटायर कंट्री के लेवल पर नहीं हो सका सही से, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस मौजूद थी, ठीक है, और जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम था, हॉस्पिटल था, वो तो ऑलरेडी इशू फेस कर रही थी। और टू इंश्योर बेटर पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग 10 IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट किए गए नोडल ऑफिसर्स के रूप में फॉर दिल्ली गवर्नमेंट कोविड हॉस्पिटल्स। और उसके बाद ये भी है विलवारा मॉडल, ये सक्सेसफुल हुआ इन कर्विंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई इम्पोर्टेंस अब बचा है। अब एक और चीज़ें आपने देखा होगा कि ये ध्यान रखना किस प्रकार से, एक आपने टॉपिक सुना होगा कि
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपने सुना होगा बचपन में, या फिर जब आप 7 8 क्लास में होंगे तो इसके बारे में सुनते होंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि यस, जो आपकी नेसेसिटी है वो मतलब इनोवेशन की जननी है। कैसे? बिकॉज आप देखो हमारे देश में जब कोविड-19 आई थी तो हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई थी, कमी हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ऐसे में हॉस्पिटल्स तुरंत खड़ा करना, तुरंत हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये तो संभव था नहीं। तो ऐसे में एक दिमाग आया, जुड़ा एक होता है ना आपका, कौन सा इसको कहते हैं, जुगाड़ वाला। तो इंडियन रेलवेज को ही हमने हॉस्पिटल कोच के रूप में तब्दील कर दिया। लगभग आपके 64,000 बेड्स रेलवे कोचेज के अंतर्गत क्रिएट किए गए, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो भी आपके काफ़ी ज़्यादा सीरियस पेशेंट थी उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करवाई। ठीक है, ये बात है। ये आपका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, बट यही बेसिकली इसका सार है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,000 आइसोलेशन कोचेज तैयार किए गए, ऑलमोस्ट 64,000 बेड्स का। और ये आइसोलेशन यूनिट्स आपकी यहाँ, और जो भी आपके सीरियस पेशेंट थे उनको मदद किया फॉर हेल्थ केयर। ये हमने देखा। अब चलो चलते हैं एक नेक्स्ट मुद्दा, सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो क्या कंटेक्स्ट है बेसिकली, क्या होता है कि लेट्स से कि आईएएस ऑफिसर्स जिनको ट्रांसफ़र की नौबत आती है या फिर आपके पोस्टिंग की इश्यूज होती है, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 3 सदस्यीय सिविल सर्विसेज बोर्ड का कंस्टिट्यूशन किया है। ये पंजाब के रेस्पेक्ट में ये कंटेक्स्ट है। तो बेसिकली ये सिविल सर्विस बोर्ड क्या करेगा, ट्रांसफ़र से रिलेटेड मुद्दे पर रिकमेंडेशन देगा अपना। तो अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज बोर्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो एक होता कमेटी जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं 2004 में गठित की गई थी एज वेल एज सेकेंड ARC। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल रूल्स है 2016 का, इसने मैंडेटरी किया था ऑल द स्टेट्स कि वो ऐसे सिविल सर्विसेज बोर्ड क्रिएट करेंगे अपने अपने स्टेट में। और 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट है इन द TSR सुब्रमण्यम एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ऑर्डर किया सेंटर को एज वेल एज स्टेट को कि आप सिविल सर्विसेज बोर्ड इस्टेब्लिश करिए जो क्या काम करेगा, प्रमोशन से रिलेटेड मैटर हो, पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर हो, या ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैटर हो, तो ये बॉडी टेकअप करेगी। ये क्यों बोर्ड क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है? ताकि ये सब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो ना, ये सब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, रेदर की पनिशमेंट के तरीके से या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्पज़ के लिए। इसलिए आपका बोर्ड तैयार करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ताकि ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो सके और फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो देखने को मिलते हैं, आप भी देखते रह गए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो पता चलो उसका ट्रांसफ़र हो गया, है ना, ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं। तो इन सब से बचा जा सके, एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो पोस्टिंग्स या फिर ट्रांसफर्स को लेकर, इसलिए इसको बनाने का प्रयास किया गया था। तो कंपोजिशन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड की बात करें तो देख लो, जो आपके सिविल सर्विसेज बोर्ड है वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा लीड किए जाएंगे। और ये जो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है ना, ये बेसिकली IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। जब अब प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है तो सिविल चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर पहुंचते हैं। और भी मेंबर होते हैं बट नो नीड टू रिमेंबर। और यहाँ पर देख लो, इट विल ऑल्सो बी मेंबर सेक्रेटरी जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे या फिर सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के। अब क्यों ज़रूरत पड़ी, तो पता चलता है कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो जस्ट 15 मंथ ऑन एवरेज स्पेंड करते हैं जो भी उनको पोजीशन मिलती है, जो कि काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू 3 to 5 years ऑफ एवरेज जो होना चाहिए था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो इश्यूज को समझे और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको भली भांति पता हो। बिकॉज लेट्स से कि हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में किसी व्यक्ति को बिठाया, अब पता चला कि उसको 2 महीने में ही हटा दिया, तो उसको क्या ही पता चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये सब मुद्दे आ सकते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, गवर्नेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।
क्योंकि उनको सफिशिएंट नॉलेज नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। और ये जो आपका रिकरेंट एंड अनरीजनेबल प्रमोशन होता है ऑफिसर्स की बिफोर कंप्लीटिंग ए सेटिस्फैक्टरी टर्म, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स को भी डिटोरिएट कर रहा है। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, ये सब भी देखने को मिलती है फ्रीक्वेंट ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग्स के लेकर। सिग्निफिकेंस क्या है आपके सिविल सर्विसेज बोर्ड की? तो पहली बात तो ये जो सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया गया, ये इंसुलेट करता है सिविल सर्वेंट को फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, कि भाई साहब पॉलिटिकल प्रेशर कुछ भी है कि हम ट्रांसफ़र करवा देंगे या फिर अलग जगह पोस्टिंग करवा देंगे, इन सब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज ये सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है वो टैकल करेगा आपका पोस्टिंग ट्रांसफर के मैटर को। इट विल प्रोटेक्ट द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर एंड पुट्स इन टू अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, और ये जो है सत्य और निष्ठा से काम कर सकेंगे। उसके बाद प्रमोट सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर फोकस्ड, और सब्जेक्टिव मतलब आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इंगेज होंगे। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है, उसको निभाना है तो निभाना है। तो इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट सिविल सर्वेंट्स कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी इन देयर वर्क। ठीक है। और इसके बाद प्रमोट सेंस ऑफ टर्म सिक्योरिटी, यानी कि एक भरोसा रहेगा कि हम जब नियुक्त हो रहे हैं पद पर तो हमें सर्टेन पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेंगे, सर्टेन टेन्यूर रहेगा हमारा, तो ऐसे में वो अच्छे गवर्नेंस इंश्योर कर सकेंगे, सर्विस डिलीवरी अच्छी दे सकेंगे। उसके बाद इसकी कमियां क्या है? सिविल सर्विस बोर्ड लिमिटेशन। तो पहली बात तो कंप्लायंस की कमी, यानी कि जो इनको पालन करने चाहिए स्टेट को सिविल सर्विस बोर्ड क्रिएशन के लिए, तो वो बहुत सारे स्टेट ने क्रिएट नहीं किया है। आप देखो ओनली 20 स्टेट्स हैव क्रिएटेड सिविल सर्विसेज बोर्ड, जिसमें पंजाब सबसे रिसेंटली क्रिएट किया है। और जो मध्य प्रदेश या तमिलनाडु इन सब ने क्रिएट भी किया, तो जो मैंडेटरी रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। अलॉन्ग विथ इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल क्लास भी इंटरफेयर कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही ना टू अमेंड चेंज रिफ्यूज द सिविल सर्विसेज बोर्ड्स रिकमेंडेशन। एंड उसके बाद इनसिक्योरिटी इन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उनको लगता है कि उनका कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा अगर सारा पावर या सारा रोल सीएसबी को दे देंगे टू रिव्यू द ट्रांसफ़र रिकमेंडेशन। अदर मेजर्स क्या लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू डील विद ट्रांसफर एंड पोस्टिंग? तो देख लो यूनियन गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए गए हैं टू इंश्योर दैट सिविल सर्वेंट्स हैव सिक्योर टेन्यूर। सिक्योर टेन्यूर होगा तभी आप इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस तरीके से कार्य कर सकोगे। अगर आपको हमेशा डर सताया रहेगा कि अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं और हमारा उस एक्शन के बदले ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आप उस सेक्शन को लेने से बचोगे। तो यही बात है, इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर होना चाहिए। कोई पुलिस ऑफिसर से उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है तो फिर वो ऑटोनोमस तरीके से कार्य कर सकेगा। अब देखो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए है, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स को रिवाइज किया है और एक प्रोविज़न डाला है कि जो ऑफिस टेन्यूर है इसको फिक्स किया जाए फॉर द पोस्ट एसोसिएटेड विथ ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस फिक्सेशन ऑफ कैडर स्ट्रेंथ रेगुलेशन 1955 है, उसको अमेंड किया गया 2010 में, जिसमें आपका मिनिमम टेन्यूर को इस्टेब्लिश करने की बात की गई किसी भी सिविल सर्वेंट पोस्टिंग के लिए इन ऑल द स्टेट्स। ये बात है। अलॉन्ग विद आप देख लो स्टेट ने भी प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट 2005। वैसे तो आप इसको मीन्स में लिख नहीं सकोगे, इतना लंबा चौड़ा नाम है। इसमें बेसिकली ये बोला गया कि जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं और जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो मिनिमम 3 साल के लिए सर्व करेंगे। तो ये बस ये बात है। और कंक्लूजन की बात करें तो देख सकते हो आप कि एक सत्य तो यही है कि कोई भी कमीशन हो या कमिटी का रिपोर्ट हो, उन्होंने तो रिकमेंड किया है कि मिनिमम 10 ईयर्स होने ही चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो ही रिपोर्ट पर अमल करना भूल जाती है, फेल कर जाती है। ठीक है, अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, जिसका इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट गवर्नेंस पर पड़ता है और ओवरऑल पॉलिसी या फिर आपके स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन पर पड़ता है। अब ये समय आ गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स बोर्ड है वो डिसीज़न
जो भी वो देते हैं रिकमेंडेशन जो भी देते हैं उनके फैसले को ओवरटर्न ना करे ऑन द फ्रिवलेस ग्राउंड या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्राउंड। और जो पार्लियामेंट है उनको भी एक लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है इस रेस्पेक्ट में। और इससे क्या होगा, जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करेंगे, अलॉन्ग विथ इम्पार्शली एक्ट करेंगे, विदाउट बायसनेस एक्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो ये बात है। उसके बाद अब आता है आपका लास्ट टॉपिक मिशन कर्मयोगी। इसके बारे में आपने चर्चा भी सुना होगा, ठीक है, ताकि सिविल सर्वेंट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग करे। तो इट इज़ बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एमंग द सिविल सर्वेंट्स। क्या एम है ये सब देखेंगे, साइलेंट फीचर्स क्या है, प्रोग्राम्स मॉड्यूल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम देखेंगे। और इसका आज हम निपटारा करके ही छोड़ेंगे, ये हमने आपको बताया भी था। तो बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, तो आपको पता होगा सितंबर 2020 में यूनियन कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम को अप्रूवल दिया था। और ये बेसिकली नेशनल सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, यानी कि सिविल सर्वेंट्स के कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये प्रोग्राम लाई गई थी। तो वाई द मिशन कर्मयोगी नीडेड, बिकॉज आपको पता है एज द इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इट इज़ बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू गवर्न, बिकॉज बहुत सारे कम्प्लेक्सिटीज ऐड होते जा रहे हैं, नए नए चैलेंजेज आते जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। एज ए रिजल्ट गवर्नेंस कैपेसिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है टू डील विद दिस न्यू चैलेंजेस दैट आर कमिंग इनटू द इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे में नए नए सजेशंस इनोवेटिव आइडियाज़ अगर देना है तो जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके माइंड्स को भी क्रिएटिव इनोवेटिव होने की ज़रूरत है कि नहीं है बिकॉज एज द सोसाइटी चेंजेज। तो अल्टीमेटली जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनमें भी तो बदलाव आएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो समय की मांग को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखो कि आजकल नए नए मोबाइल फ़ोन्स स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, है कि नहीं है। अब अगर कोई पुराना ज़माना का मोबाइल फ़ोन लेकर आ जाए तो उसको कौन यूज करेगा, उसका इम्पोर्टेंस तो घट जाएगा। तो इसीलिए समय के साथ चलने की ज़रूरत है। तो अगर इकोनॉमी में सोसाइटी में नए नए बदलाव आ रहे हैं तो जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं उन बदलाव को अडॉप्ट करें, और उसके लिए उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सबकी ज़रूरत होगी एज पर द टाइम। तो ये बात है। तो अल्टीमेटली ऑल्सो देर इज ए नीड टू इम्प्रूव द डोमेन एक्सपर्टीज इन एडिशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ डोमेन एक्सपर्टीज को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स होंगे, अब हो सकता है कि उनको पार्टिकुलर वर्क में मन लगता हो सकता है किसी को पॉलिसी सजेस्ट करने में मन लगता हो सकता है किसी को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने में मन लगता हो सकता है किसी को एजुकेशन सेक्टर में बड़ा इनोवेटिव आइडिया आता हो सकता है इकोनॉमिक सेक्टर में बड़ा ही मज़ेदार आइडिया आता हो। तो ऐसे में उन इंडिविजुअल्स को चुनने जाएंगे बेस्ड ऑन देयर टैलेंट या फिर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, और उसको फिर उन्हीं पद के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वो बेटर सजेशन इनोवेटिव सजेशन उस फील्ड में दे सके, है ना। जैसे कहा जाता है आपको अगर कुछ बनने के लिए बोला जाए, कोई अगर गाना गाता है अच्छा तो उसको बोलेगा भाई साहब मेरा इंटरेस्ट जो है सिंगर का है। तो अल्टीमेटली उसी प्रकार से अगर सिविल सर्वेंट है वो बोलेगा मेरा जो इंटरेस्ट है एजुकेशन सेक्टर में अच्छे अच्छे रिफॉर्म करने का, तो उसको एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट पद दे दिया जाए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस एनालिसिस भी साथ के साथ होने चाहिए कि हाँ जिस फील्ड में वो जाने का प्रयास कर रहा है क्या वो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर एलिजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यही बात है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए, टू फाइंड द बेस्ट इंडिविजुअल फॉर द राइट वर्क द रिक्रूटिंग प्रोसेस मस्ट बी फॉर्मलाइज्ड एंड द पब्लिक सर्विस मस्ट बी मैच टू ए ब्यूरोक्रेटिक कंपिटेंस, कि जो ब्यूरोक्रेट के कंपिटेंस है उसमें उसको जाने दिया जाए। और इंडियन ब्यूरोक्रेसी नीड्स चेंज एंड मेजर रिफॉर्म लिया गया है इन द रिसेंट ईयर्स। तो अगर हम बात करें एम ऑफ कर्मयोगी प्रोग्राम, तो एफिशिएंट पब्लिक डिलीवरी करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग अपार्टस का कार्य करेगा मिशन कर्मयोगी एट इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, प्रोसेस लेवल। तो इसीलिए ये आपका फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स बनाने का कोशिश करता है जिसके पास राइट माइंड सेट स्किल होगा एक्सपर्टीज होगा एंड न्यू इंडिया के विजन को ये आगे बढ़ाएगा। इट्स एम इज टू मेक इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स मोर इनोवेटिव। ये जरूर याद रखना ये सब कीवर्ड, इंडियन सिविल सर्वेंट्स को मोर इनोवेटिव होना है कि अब जैसे वर्ल्ड लेवल पर इतने सारे चेंज हो रहे हैं, इनोवेशन भी होनी जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के माइंड में, ठीक है। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आने चाहिए, क्रिएटिव प्रोग्रेसिव नॉलेजेबल इंथ्यूजम कि हाँ हमें पब्लिक सर्विस करना है, हमें जो है सोशल सर्विस करना है, लोगों के दुख को ख़त्म करना है, मजरी को ख़त्म करना है। ओपन टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड होना चाहिए कि अब पता चला कि आजकल का समय है टेक्नोलॉजी वाला, मोबाइल फ़ोन यूज करना नहीं आ रहा, तो फिर
दिक्कत कर जाएंगी। तो साइलेंट फीचर की बात करें तो आप देख लो, ये जो स्कीम है ये लगभग 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा और लगभग 510 करोड़ का खर्च आएगा। 5 सालों में ये खर्च किए जाएंगे और हाफ बर्डन विल बी गिवन फ्रॉम मल्टीलेटरल असिस्टेंस यानी कि लोन लेकर। बट नो नीड टू रिमेंबर, बस इतना याद रखना 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कवर किया जाएगा। उसके बाद रूल्स बेस्ड से रोल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब समझते हो, अभी क्या होता है रूल बेस्ड कि नियम कानून से सब कुछ चलेगा, प्रमोशन हो रहा है तो बस जो सीनियरिटी है उसका प्रमोशन हो। ये भी तो हो कि भाई साहब जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है पार्टिकुलर सेक्टर में उसको उधर भेज दिया जाए। तो ये होना चाहिए रोल बेस्ड। रोल बेस्ड कि अगर कोई एजुकेशन में अच्छा करना चाहता है तो उसको एजुकेशन में ट्रांसफर करो, अगर फाइनेंस में अच्छा करना चाहता है तो फाइनेंस में भेजो। तो ये रूल बेस्ड है, रोल बेस्ड, ठीक है। और उनको मैचिंग स्किल्स का जॉब रिक्वायरमेंट दिया जाए, कॉमन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हो, और साथ ही साथ फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पर भी फोकस किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम डोमेन अवेयरनेस प्रिपरेशन। अब प्रोग्राम मॉड्यूल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो वही बात है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी कि आई गोट प्लेटफॉर्म आपको सुनाए होंगे, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। और ये बेसिकली मिशन कर्मयोगी के जो प्रोग्राम्स है उसको डिलीवर करने में मदद करेगा। और ये मतलब डिजिटल ई लर्निंग कंटेंट होगा, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो आपके ऑफिसर्स है वो इनको एसेस कर सकेंगे और ट्रेनिंग पा सकेंगे। और देयर विल बी स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये बेसिकली जो होगा एसपीबी। एसपीबी बेसिकली अलग से एक नया इंस्टीट्यूशन होता है जो क्रिएट किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक वर्क। आप बहुत बार स्पेशल परचेज स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो है आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को गवर्न करेंगे। जैसे ये जो स्मार्ट इंडिया वाला न्यूज स्मार्ट इंडिया वाला आया था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। उसी प्रकार से आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को गवर्न करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल, और इसको सेटअप किया जाएगा सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट विल बी ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी की तरह होता है, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कह लो, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये आपका एपेक्स बॉडी के रूप में एक्ट करेगा जो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देगा टू द मिशन ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कोई ज़्यादा बड़ा बात तो है नहीं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये बेसिकली ओवरसाइट रोल करेगा, जैसे क्रिएट एंड ट्रैक एनुअली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऑडिट करेगा गवर्नमेंट के ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज को, फंक्शनल ओवरसाइट रखेगा ओवर ऑल द सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट विल डील विद द गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस कैपेबिलिटी, और रिकमेंड भी करेगा बेटर पॉलिसी इनिशिएटिव क्या होने चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन यूनिट है ये आपका कौन हेड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है विद दिस प्रोग्राम, तो पहली बात तो कंजर्वेटिव आउटलुक ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो अनचेंज रहना चाहती है, कंजर्वेटिव के बदलाव छोड़ो भाई साहब, क्या है का बदलाव। तो अल्टीमेटली ये कंजर्वेटिव आउटलुक को चेंज करने की ज़रूरत होगी ताकि ये सब जो प्रोग्राम्स है ना वो सब ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आए और रिफॉर्म्स हो। बिकॉज जब तक ब्यूरोक्रेट्स चेंज होना नहीं चाहेंगे, कितना भी प्रोग्राम इनिशिएटिव ला जाओ कोई प्रभाव नहीं करेगा। उसके बाद डिस्टेंस सेल्फ लर्निंग, तो बेसिकली ये सब जो ट्रेनिंग दी जा रही है ई डिजिटल माध्यम से, लेकिन ई डिजिटल माध्यम काफ़ी ज़्यादा कारगर नहीं होता है। आप देख लो, ऑनलाइन टेस्ट दो ऑफलाइन टेस्ट दो, अंतर पता चल जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा आपको सुधार होता है। मेरा अनुभव है कि ऑफलाइन टेस्ट में ज़्यादा सुधार होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन टेस्ट, और आप अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिस्टम एलोंग विद इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ द मिशन कर्मयोगी क्या हो सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस इन्हेंस करेगा, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, वही बात है डायलॉग वाली बात है, सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बिकम मोर क्रिएटिव कॉम्पिटेंट एंड प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्निंग गोल एंड पेडागोजी अक्रॉस इंस्टीट्यूट। तो वही बात है, अल्टीमेट गोल ऑफ मिशन कर्मयोगी इज टू ब्रिज द डिवाइड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच डिस्टेंट लर्निंग है ना, यानी कि डिस्टेंस बनी हुई है, दूरियां बनी हुई है, तो इस दूरियां को नज़दीकियां में लाना है। और नज़दीकियां को लाने के लिए जाहिर सी बात है जो सिविल सर्वेंट्स है वो पीपल के कंसर्न्स को समझे, उनको एड्रेस करे, और उसके लिए सेंसिटिविटी और नए नए प्रकार की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि ईज ऑफ लिविंग बढ़ सके कॉमन मैन के लिए, सिटीजन सेंट्रिसिटी हो, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो सके विच ब्रिजेज द डिवाइड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। एंड अल्टीमेटली द कोर्स हैज़ बिन फिनिश्ड, द गवर्नमेंट टॉपिक हैज़ बिन कम्प्लीटली फिनिश्ड। अब थोड़ा सा आप हमें इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बिकॉज
समय की अभी बहुत कमी चल रही है। अब इसी कमी समय में हम आपके लिए समय निकाल कर कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे थे। अब देखते हैं, अगर हमें समय मिलेगा तो हम आपको नया लेक्चर सीरीज डिलीवर करेंगे न्यू टॉपिक पर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।